हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। लास्ट क्लास में वी आर कंप्लीटेड विथ, देखो ध्यान से सुनो, हमने पिछले क्लास में क्या क्या कंक्लूड कर लिया था। वी हैव कंप्लीटेड विथ सेल्स बजट, वी आर कंप्लीटेड विथ प्रोडक्शन बजट। सेल्स बजट क्या होता है वो देखा, प्रोडक्शन बजट क्या होता है वो देखा। आज हम हमारे डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। वी आर गोइंग टू लर्न प्रोडक्शन बजट, ओवरहेड बजट्स, ये सब क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। और साथ साथ में समय बचता है तो वी आर ऑल्सो गोइंग टू लर्न फाइनेंशियल बजट्स, जितना समय बचता है। मैं आपको बता दूं, इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपके कोर्स में, इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपके कोर्स के हैं। बट कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट निकालना, मटेरियल, लेबर या प्लांट यूटिलाइजेशन बजट, ये आपके कोर्स में नहीं है। रीज़न बीइंग, आपको मटेरियल चैप्टर पूरा डिटेल में था ही नहीं कि मटेरियल की कॉस्ट कैसे निकालते, क्या निकालते, इस सब के फॉर्मूले है, क्या जोड़ना क्या नहीं जोड़ना, पूरा कंसेप्ट है। लेबर में भी कैसे मशीन आर लेना वगैरह, जो भी लेबर आर कैसे कैलकुलेट करना वगैरह हमारे कोर्स में नहीं है। मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस नाम के चैप्टर होते हैं, ये हमारे कोर्स में नहीं है। तो उसका जब कैलकुलेशन कोर्स में नहीं है तो उसके बजट भी हमारे कोर्स में नहीं है। कैलकुलेशन कोर्स में नहीं है तो उस वजह से उसके बजट भी नहीं, बट उसका थ्योरी हमारे कोर्स में आता है। सेम थिंग विल हैपन विथ ओवरहेड। ओवरहेड नाम का एक चैप्टर होता है डेडिकेटेड, तो वो ओवरहेड चैप्टर हमारे कोर्स में नहीं है तो उसके बजट्स भी हमारे कोर्स में दिए हुए नहीं है। बट अगेन मैं जब कह रहा हूँ कि वो कैलकुलेशन कोर्स में नहीं है, इसका मतलब मैंने कहीं भी ये नहीं बोला कि थियरी पार्ट आपको नहीं पूछा जा सकता। जरा सा हल्का सा थियरी पार्ट है बेटा, सुन लो कैसा होता है क्या होता है, एक बार गो थ्रू कर लो, सो दैट इसको ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। तो प्रोडक्शन कॉस्ट जब अगर आपको निकालना है, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बात करूँ, बच्चा अगर देखो प्रोडक्शन कॉस्ट निकालना है तो मटेरियल और लेबर का मेजर खर्चा होता है कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए। इफ इट इज प्रोडक्ट तो मटेरियल का कॉस्ट विल बी द इंपॉर्टेंट कॉस्ट, व्हेन इट कम्स टू सर्विसेज लेबर कॉस्ट विल बी द इंपॉर्टेंट कॉस्ट। तो इसका बजटिंग बराबर करते आना चाहिए। तो जैसा मटेरियल बजट में आपको क्या क्या लगता है, मटेरियल बजट रिक्वायर्ड बजट, कॉमनली नोन एज मटेरियल बजट, मटेरियल रिक्वायरमेंट बजट बोलते हैं इसको। हम क्या बोल सकते हैं, कितना मटेरियल आपको लगने वाला है, कितना मटेरियल आपको लगने वाला है, ठीक है। The assist the purchase department in suitably planning the purchases, fixing the maximum level of material component etc. This time the amount of the funds which will be needed to make the purchases also known with the help of material budget। तो यहाँ पे आपको पता चलता है कितना माल खरीदना है, कितना माल कितने यूनिट्स में खरीदना है। तो ये सब आपको पता करने में, आपको नहीं लगता अभी आपने जो प्रोडक्शन बजट के टाइम पे जो परचेजेस निकाले थे, प्रोडक्शन बजट के टाइम पे जो परचेजेस निकाले थे वो टू द एक्सटेंड वो कहीं ना कहीं मटेरियल बजट था। लास्ट क्वेश्चन में हमने निकाला था ना, लास्ट क्वेश्चन में हमने ये जो परचेज बजट इन कॉस्ट एंड यूनिट बनाया, ये जो परचेज बजट इन कॉस्ट एंड यूनिट बनाया, दिस इज टू द एक्सटेंड ये मटेरियल बजट ही था। इतना मटेरियल और इतना मटेरियल का कॉस्ट लगने वाला है, इतना मटेरियल और इतना मटेरियल का कॉस्ट लगेगा, टू सम एक्सटेंट दैट इज मटेरियल बजट। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय इंक्लूड्स द फॉलोइंग, प्रिपरेशन ऑफ एस्टिमेट ऑफ रॉ मटेरियल कितना लगने वाला है, स्केड्यूलिंग परचेज का कितना लगने वाला है, एंड कंट्रोलिंग ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ इन्वेंट्री। जैसे कुछ अलग अलग चीज़ें होती है जो मटेरियल बजट के अंदर में आती है। हमने ये एक पढ़ा है कि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कितना लगने वाला है या रॉ मटेरियल इन यूनिट्स कितना लगने वाला है। वी हैव गॉन थ्रू दैट। नेक्स्ट, लेबर बजट में आपको क्या लगता है, लेबर बजट में क्या कवर होता होगा, लेबर बजट में क्या कवर होता होगा? दो चीज़ें कवर होती है मेजरली लेबर बजट में, मैंने हिंट भी दे दिया। दो चीज़ें क्या क्या कवर होती होंगी, एक तो पहला है कि कॉस्ट कितना, और दूसरा एस्टिमेटेड आवर्स कितने लगने वाले। दूसरा क्या है, एस्टिमेटेड आवर्स। तो वही है, लेबर बजट टेल यू द एस्टिमेटेड लेबर रिक्वायरमेंट इसेंशियल फॉर कैरिंग, लेबर रिक्वायरमेंट मतलब दिस इज इन टर्म्स ऑफ आवर्स, इसेंशियल फॉर कैरिंग आउट द बजटेड आउटपुट, जो भी आउटपुट आप चाहते हो उसके लिए कितना घंटा लेबर को काम करनी है। जैसा सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ, लेबर बजट आप खुद बना सकते हो। मेरे को प्रोडक्ट ए प्रोड्यूस करना है 10,000 यूनिट, प्रोडक्ट ए प्रोड्यूस करना है 10,000 यूनिट। एक यूनिट बनाने को 1.5 घंटे लगते, एक यूनिट बनाने को 1.5 घंटे लगते, तो मेरे को लेबर, देख क्या बोल रहा हूँ मैं, एक यूनिट बनाने को, एक यूनिट बनाने को 1.5 घंटे लगते, और एक दिन में, अच्छा चल एक यूनिट बनाने को 1.5 घंटे लगते। अब मेरे को बता कितने आवर्स लगेंगे टोटल प्रोडक्ट बनाने को। एक यूनिट बनाने को 1.5 घंटे लगते हैं, 10,000 यूनिट बनाना है। डोंट यू थिंक आप सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हो, 15,000 इंटू 1.5 यानी 15,000 आर लगने वाले, 15,000 आर लगने वाले, आया ना, 15,000 आर लगने वाले। क्लियर है बॉडी के अंदर क्या। नेक्स्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन जो इसमें पूछा जा सकता था, एक दिन में 8 घंटे काम होता है, एक दिन में कितने घंटे काम होता है, 8 घंटे काम होता है, और मेरे पास में 5 दिन में यह काम खत्म करना है, 5 days है, आई हैव टू कंप्लीट द वर्क। हाउ मेनी लेबर शुड आई अपॉइंट,
महीने कितनी लेबर लगानी चाहिए? क्या बोला? 15,000 घंटे तो लग रहे, 15,000 घंटे लग रहे, एक दिन में 8 ही घंटे काम होता है, मेरे को 5 दिन में काम खत्म करना है, मेरे को कितने लेबर लगाने चाहिए? मेरे को कितने लेबर लगाने चाहिए 5 दिन में काम खत्म करने के लिए? देखो रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड तेरे को 15,000 है, रिक्वायर्ड आवर्स तेरे 15,000 का काम करवा के लेना है, तो 15,000 का काम कितने दिन में करवाना है? 5 दिन में, एक दिन में तेरा 8 ही घंटे अवेलेबल है, तो डोंट यू थिंक दिस विल बी डिवाइडेड बाय 5 इंटू 8, यानी टोटल 8 आवर्स है, 5 दिन में काम खत्म करना है, तो लेबर मिल जाएंगी तेरे को कितनी लगने वाली है? ऐसा ही किया होगा ना आपने, ऐसा ही किया होगा ना आपने, ऐसे कुछ कुछ फॉर्मूलेज है जो लेबर चैप्टर्स में रहते हैं, और कोई फॉर्मूले नए फॉर्मूले नहीं है, लॉजिकल है। यस 375 निकाला ना, 375 लेबर मेरे को लगानी पड़ेंगी, 375 लेबर्स मेरे को लगानी पड़ेंगी टू कंप्लीट दैट वर्क, 375 लेबर्स लगाना पड़ेगा टू कंप्लीट दैट वर्क। हो गया। ये क्या बनाया आपने? ये क्या बनाया आपने? लेबर बजट, लेबर रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ लेबर रिक्वायर्ड, वही है ना, एस्टिमेटेड लेबर रिक्वायर्ड। एक 375 लेबर लगेंगी, समझा क्या? बॉडी में गया क्या ये? बॉडी में गया ये, हाँ या ना? सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन से ही है, थम्स अप दो फटाफट। आगे क्या दिया हुआ है? द बजट गिवन डिटेल रिगार्डिंग द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड लेबर आवर्स। देखो ना, कॉस्ट और आवर्स में बात करता है ये। अब वो आवर्स को मैंने नंबर ऑफ लेबर्स में कन्वर्ट कर लिया था। 375 मेन्स रिक्वायर्ड, मेन वुमेन जो भी आप बोलो, जेंडर इक्वालिटी को ध्यान में रखते हुए। Then the rates of pay allowance and the bonus of each category are then considered as the labor cost to be set for each budget. Centers is calculated by multiplying the wage rate with the labor rate with the number of units produced budgeted. वही बोल रहा है, एक बार आपको नंबर ऑफ लेबर्स पता चल गई तो उसको मल्टीप्लाइड बाय रेट कर दोगे तो आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएंगे। वो सिंपल चीज़ है। 365 एम्प्लॉय की 8 दिन की सैलरी निकाल दो तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए खर्चा मिल जाएगा आपको। Now plant utilization budget. Plant utilization budget is prepared for the capacity. Plant capacity to be met by budgeted production during the budgeted period. It is the forecast of the plant capacity available for fulfilling the budget requirement as specified in the production. The budget is expressed in working hours and other continental units. क्या होता है? क्या बोला? प्लांट यूटिलाइजेशन बजट। भाई मेरे को जो प्रोडक्शन करना है, मेरी प्लांट की इतनी औकात है या नहीं। जैसा मेरे को 50,000 यूनिट का प्रोडक्शन करना है, बट मेरा प्लांट जो है, मेरा प्लांट 40,000 यूनिट तक के ही प्रोड्यूस कर सकता है, जिसमें से 10,000 यूनिट तो ऑलरेडी लॉक है, 10,000 यूनिट तो कोई और प्रोडक्ट बनाने में लॉक है। तो मेरे पास अवेलेबल टाइम कितना है? 40 में से 10 ऑलरेडी लॉक है, तो मेरे पास अवेलेबल टाइम है 30,000 का, 30,000 यूनिट्स का। मेरे को बनाना है 50,000 यूनिट्स का, तो इसमें क्या करूँ? आपको नहीं लगता मैं अगर 50,000 यूनिट बनाना चाहता हूँ तो थोड़े नंबर ऑफ डेज बढ़ा के कर लो, या एक आधा टेम्पररी प्लांट बना लो, या ओवर टाइम कर लो। तो ये सारा प्लानिंग जो होता है वो काय में होता है? आपका प्लांट यूटिलाइजेशन बजट में। ये सब सारा कैलकुलेशंस कहाँ होता है? आपका प्लांट यूटिलाइजेशन बजट में। आई होप आपको समझ में आया प्लांट यूटिलाइजेशन बजट किस बारे में बात करता है। बड़े आगे यहाँ से, बड़े आगे यहाँ से। नाउ ओवरहेड बजट्स की बात करते हैं। ओवरहेड बजट्स हमारे 4 है, राइट? ओवरहेड बजट फैक्ट्री ओवरहेड है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, एडमिन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। एक एक फटाफट पढ़ते। अगेन अ थियरी पार्ट, अगेन अ स्मॉल थियरी पार्ट। तो क्या दिया हुआ है? इट में बी क्लासिफाइड एज फॉलो फैक्ट्री एंड ओवर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट। The following steps are required to be taken while preparing the manufacturing: classifying the expenditure into fixed, variable and semi-variable, and collecting the information according to the schedule and number of orders. Then dematerializing the expenditure. Dematerialization मतलब उसको पर रेट वगैरह निकालो। डिटरमाइनिंग द लेवल ऑफ आउटपुट टू बी, ये हम करेंगे। ये है ना, एक्चुअली जब मैं फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल बजट बनाऊंगा ना, तो उसमें अपन ऐसा भर भर के ये वाली प्रोसेस अपन फॉलो करेंगे, तब आपके बॉडी में और अच्छे से जाएंगे। तो यहाँ से आपको क्या मिल सकता है? आपको ओवरहेड रेट पर यूनिट या प्रोडक्शन आर कितने लगने वाले। सीधी बात है, फैक्ट्री में काम कर रहे हो तो आपको, आप चाहो तो देखो ओवरहेड्स का कैलकुलेशन या तो आप पर यूनिट कर सकते हो या पर आर कर सकते हो, दिस इज अप टू यू। एक घंटे में कितने ओवरहेड्स खर्चे हो रहे, या एक यूनिट के लिए कितने ओवरहेड लग रहे। अरे जैसा एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया था, ये प्रीमाइसेस का जो रेंट है, यहाँ BML जो हमारा क्लासेस है, उसका ऑफिस का जो भाड़ा है वो पूरा का पूरा कृष्णा सर से वसूलना जाना चाहिए कि वो सभी से वसूलना जाना चाहिए? इट इज़ ओवरहेड्स ना, वो सभी के मत्थे पड़ना चाहिए। पवन सर, तुषार सर, मेरे सभी के मत्थे पड़ने चाहिए। तो सभी के मत्थे कितना? जैसा अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो खर्चा है 60,000, कृष्णा सर, पवन सर, तुषार सर,
मिल के जो क्लासेस लेते हैं वो 60 आवर्स की लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, 60 आवर्स की क्लासेस लेते हैं, जिसमें से कृष्णा सर 30 घंटे का क्लास ले लेते, पवन सर 20 घंटे का, तुषार सर 10 घंटे का। तो अगर कृष्णा सर का खर्चा निकालना है तो कैसे निकालोगे आप, 60,000 डिवाइडेड बाय 60 आवर। तो आपने किसके बेसिस पे खर्चा अलोकेट किया, इन नंबर ऑफ यूनिट्स, इन नंबर ऑफ आवर्स। काय में खर्चा अलोकेट किया आपने, इन नंबर ऑफ यूनिट्स की नंबर ऑफ आवर्स, यू हैव अलोकेटेड दैट इन टर्म्स ऑफ आवर्स ना। तो वही है, चाहो तो इसको आप आवर्स के बेसिस पे कर सकते हो, चाहो तो आप यूनिट के बेसिस पे कर सकते हो। तो 60,000 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 30 कर दोगे तो कृष्णा सर का खर्चा आ जाएगा, इंटू 20 कर दोगे तो पवन सर का आ जाएगा, इंटू 10 कर दोगे तो तुषार सर का आ जाएगा। बॉडी में गया क्या ये, बॉडी में गया क्या ये, बोलो हाँ या ना। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स का एलोकेशन हम वैसा कर सकते हैं। क्या लगता है सेल्स का अगर हमको करना है, बजट बनाना है, सेल्स का बजट बनाने का तरीका क्या हो सकता है, सेल्स बजट, सेल्स को एडवर्टाइजमेंट इस सब को ध्यान रखना है। तो अगेन फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस अलग अलग निकालना है। और आप कितना सेल करते हो तो कितना खर्चा लगता है, जितना ज़्यादा सेल करोगे उतने ज़्यादा ओवरहेड्स लगेंगे ना, जितना ज़्यादा आप सेल करोगे माल उतना ज़्यादा ओवरहेड। तो इसका लोकेशन काय पे होगा, यूनिट्स या आर ज़्यादा बेटर टर्मिनोलॉजी है कि सेल्स यूनिट विल बी द बेटर टर्मिनोलॉजी। सेल्स यूनिट के बेसिस में हमारा निकलता है, सेल्स डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, तो उसके हिसाब से हम करते हैं। आई होप आपके बॉडी में गया ये, आई होप आपके बॉडी में गया, यस और नो। अभी हमारे कोर्स में उतना डिटेल में नहीं है इसका कैलकुलेशन एंड एवरीथिंग, इसलिए ज़्यादा नहीं है। सेम एडमिन ऑफिस एरिया, फ्लोर एरिया और उस सब को ध्यान में रखते हुए उसका ओवरहेड्स बजट निकाला जाता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो research and development expenditures are incurred so that the products and the methods of the production do not become absolute, and the research and development budget is forecast of all such expenses। तो वही है, आपका प्रोडक्ट एब्सोल्यूट ना हो, नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई चीज़ें आप लोगों को मिलती रहे, तो उससे रिलेटेड जो भी खर्चा होता है वो खर्चा क्या रहेगा हमारा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का रहेगा। वो खर्चा हमारा क्या रहेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मिनटीमीटर में क्विज लेना, एनिमेटेड वीडियोस बनाना, ये सब खर्चा हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आ सकता है, राइट, ठीक है। तो उसका बजटिंग करना इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नाउ लेट्स कम टू फाइनेंशियल बजट, लेट्स कम टू फाइनेंशियल बजट। फाइनेंशियल बजट्स दो है, अरे बोलो, फाइनेंशियल बजट्स दो है ना। फाइनेंशियल बजट्स की अगर हम बात करें तो एक होता है कैश बजट और एक दूसरा क्या होता है, दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट है ना, दो है, याद कर बच्चा, चार्ट में जाकर देख ले। फाइनेंशियल बजट दो है, फाइनेंशियल बजट हमारे कोर्स में दो पढ़ना है हमको, एक पढ़ना है कैश बजट, एक पढ़ना है कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। मेरा तो कैश बजट नाम पढ़ के क्या समझ में आता है, जवाब दो। कैश बजट नाम समझ के क्या समझ में आता है, इससे हम क्या पता करेंगे, कैश बजट से हम क्या पता करेंगे, जवाब दे। कैश बजट से हम क्या पता करने की कोशिश करेंगे, जवाब दे, सोच के जवाब देना। कैश फ्लो पता करने की कोशिश करेंगे, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आप क्या पता करने की कोशिश करोगे, कैश फ्लो। आपको नहीं लगता कैश फ्लो मतलब यू आर गोइंग टू से इनफ्लो एंड आउटफ्लो, जिसको आप दूसरे टर्म्स में रिसीट्स एंड पेमेंट भी बोल सकते हो, जिसको आप दूसरे टर्म में रिसीट्स एंड पेमेंट भी बोल सकते हो। एक्चुअली मालूम है क्या, कैश बजट जस्ट लुक लाइक, अच्छा कैश फ्लो हमने कहीं पढ़ा है क्या, कैश फ्लो हमने कहीं पढ़ा है क्या, जवाब दो ना, कहाँ पढ़ा है हमने, कहाँ पढ़ा है हमने, कैश फ्लो हमने कहाँ पढ़ रखा है, डोंट यू थिंक वी हैव लर्न इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, वी हैव लर्न इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो हम बनाते थे वैसा ही बनता है, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो का फॉर्मूला लगता है। फॉर्मूला क्या लगता है, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो का ही फॉर्मूला लगता है। बट ये बीते हुए ट्रांजैक्शंस के लिए कि आने वाले ट्रांजैक्शंस के लिए, ये बीते हुए ट्रांजैक्शंस के लिए कि आने वाले बजट आने वाले के लिए। अच्छा, उसमें भी कैश बजट के अंदर में हम कौन सी एक्टिविटी कंसिडर करेंगे, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, जवाब दो। कैश बजट के अंदर में आप ऑपरेटिंग, मेजरली हम बात करते हैं ऑपरेटिंग की, मेजरली हम बात किसकी करते हैं, ऑपरेटिंग की। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग का नहीं बना सकते भाई, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग से भी तो आपको सपोर्ट मिल जाता है धंधे में, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में तो भी तो आपको सपोर्ट मिल जाता है। आप बोलोगे सर इन्वेस्टिंग बजट तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट में आएगा, हाँ आएगा। इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट का, अगर आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रखते हुए बनाना है तो वो वाले बजट को हम कौन सा बजट बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। बट हम हमारे नॉर्मल कैश बजट में भी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को इज्जत दे सकते हैं। डिपेंड करता है कि जो तेरे फंड्स तूने, जैसा अगर मेरे डे टू डे ऑपरेशन के लिए मैंने इन्वेस्टमेंट बेचा, डे टू डे ऑपरेशन के लिए ही मैंने इन्वेस्टमेंट बेचा, तो उसको क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर में डालूँ कि कैश बजट में डाल दूँ। डे टू डे ऑपरेशन के लिए कोई इन्वेस्टमेंट बेचा तो वो कैश बजट में थोड़ी, वो हम कैश बजट में ही ले लेंगे ना।
एक्सपेंडिचर बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर में डालने की ज़रूरत नहीं है, समझा? बॉडी में गया? कीप योर माइंड ओपन, इसको बहुत ज़्यादा नैरो मत करने की कोशिश करना कि सिर्फ ऑपरेटिंग आता है। भाई जहाँ से पैसा आया, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, फॉर्मूला सिंपल है। पैसा आया तो इनफ्लो, गया तो आउटफ्लो, दैट इज़ आवर कैश बजट, दैट इज़ आवर कैश बजट। कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है वो और कहाँ कहाँ जा रहा है ये हम एक बजट में बना ले, एस्टिमेटेड फॉर द फ्यूचर, तो वो हम क्या बोलेंगे, कैश बजट। एक क्वेश्चन सॉल्व करें क्या? एक मिनट सुन। कैश बजट बनाने के ना अलग अलग तरीके, जितना भी, एक मिनट सुन, ये जो मैंने बताया ना, ये जो अभी मैंने बताया कि इनफ्लो माइनस आउटफ्लो रहता है, तो बजट इज यूजुअली अ पार्ट डिवाइडेड इन कैश रिसीट एंड कैश क्या डिसबर्समेंट। कैश रिसीट्स इज इनफ्लो, ये हो गया आपका इनफ्लो, डिसबर्समेंट हो गया आपका आउटफ्लो, तो इनफ्लो एंड आउटफ्लो को कंपेयर कर लो तो कैश बजट बन जाता है। एंड वेयर एज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग द कैश बजट आर, कैश बजट बनने के चार मेन ऑब्जेक्टिव हैं। The probable cash position as a result of plan operation is assessed and thus the excess and shortage of the cash become clear. This help in arranging the short-term borrowing in advance to meet the situation of shortage of cash or making investment when cash is excess. आपको नहीं लगता क्या आपका कैश पोजीशन पता चलता है तो you can plan future inflow and outflow? Yes or no? आप प्लानिंग कर सकते हो आपके फ्यूचर इनफ्लो एंड आउटफ्लो की, कि कहाँ से पैसा लाना है, कहाँ पैसा अगर ज़्यादा है तो इन्वेस्ट करना है। कैश कैन कोऑर्डिनेट इन रिलेशन टू द टोटल वर्किंग कैपिटल सेल इन्वेस्टमेंट एंड डेथ। कितना कैश है, नहीं है तो क्या हम इन्वेस्टमेंट बेचे, डेथ्स कलेक्ट करके लेके आए, तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में मदद करेगा आपको। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की भाई कस्टमर से कब कब पैसा कलेक्ट करना, याद कर कैश मैनेजर को बोलते थे, परचेज वाले ने अगर ऑर्डर प्लेस किया, कैश मैनेजर कलेक्ट करके लेके आ, कैश वाला कलेक्ट करके लाएगा, तो कैश बजट उसको वर्किंग कैपिटल मैनेज करने के लिए आसान होता है। कब कस्टमर से पैसा लेना है, कब लाइबिलिटी पे करना है वगैरह वगैरह, ये प्लान आउट करना उसके लिए ईजी हो जाएगा। अ साउंड बेसिस फॉर क्रेडिट और फॉर कंट्रोल ऑफ कैश पोजिशन इज एस्टैब्लिश्ड। आपको नहीं लगता आप कैश के ऊपर में कंट्रोल लगा सकते हो? सही तरीके से कैश कितना कब आना चाहिए, कितना जाना चाहिए, ज़्यादा कैश हाथ में भी नहीं रहना चाहिए, वो कहीं इन्वेस्ट हो जाना चाहिए कि ताकि पैसे से पैसा बने, अगर पैसा कम पड़ रहा है तो कलेक्ट होना चाहिए। तो साउंड कंट्रोल पॉलिसी आप बना सकते हो कैश बजट को ध्यान में रखते हुए। द इफेक्ट ऑफ सडन एंड सीजनल रिक्वायरमेंट ऑफ लार्ज स्टॉक, डिले इन कलेक्शन ऑफ रिसीट्स एक्सेट्रा on cash position of the organization is revealed and things become under to the मैनेजमेंट। आपको नहीं लगता कि कई बार होता है जो सीजनल धंधे रहते हैं, सीजनल धंधे या वो रहते हैं, सडन स्टॉक आपको लार्ज स्टॉक लग जाता है या डिले इन कलेक्शन रहता है, तो ये सारी चीज़ें, ये सारे का इफेक्ट हमको कैश पोजीशन, कैश कितना अवेलेबल रहेगा, क्या रहेगा, वो कैश बजट से पता चलता है। अरे हम हमारा एकेडमी का ही बात करें, जब हमारे सेशंस चालू होते हैं, ये जब फेस टू फेस क्लासेस की अगर हम बात करें, सेशंस चालू होते हैं, शुरुआत में फीस कलेक्शन स्ट्रॉन्ग रहता है क्योंकि बच्चे रजिस्टर करते हैं, 4 महीने की बैच है, तो आने वाले 4 महीने में बच्चा पैसा नहीं पे करता, फिर उसके बाद अगली बैच कब आनी है, 4 महीने बाद, तो वही है। तो हमको खर्चे तो साल भर करने, कलेक्शन हमारे साल में 2 ही बार होते हैं, फीस कलेक्शन साल में 2 ही बार होती है। तो आपको नहीं लगता वी हैव टू मैनेज आवर कैश प्रॉपरली सो दैट कि जिस मंथ में कलेक्शन नहीं है उस मंथ में भी हमारा सैलरी पे करना ही पड़ता है, इंटरेस्ट बाकी खर्चे तो करने ही पड़ते हैं, उस सब का बजट प्लानिंग वगैरह होना चाहिए, तो वो सब हमारे को कैश बजट हेल्प कर जाता है। अब कैश बजट बनाने के ना 3 तरीके, कैश बजट बनाने के कितने तरीके हैं हमारे पास में? 3। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि तीनों तरीके आपको आते हैं, ऐसा कोई नया नहीं है, मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तीनों तरीके बहुत हद तक के पढ़ाए हैं आपको। पहला तरीका है रिसिट्स एंड पेमेंट मेथड। अगर हम रिसिट्स एंड पेमेंट मेथड की बात करें तो दिस इज नथिंग बट जस्ट सिंपली इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ रिसिट्स एंड पेमेंट। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट याद है क्या? कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिखाता हूँ, आप बोलोगे नो ईश्वर हमको याद नहीं है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपने कभी रिसिट्स एंड पेमेंट बताया था, तो मैं दिखाऊंगा, ठीक है। डे 1 कैश फ्लो स्टेटमेंट का, डे 1 आपको याद होगा ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ समरी ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। तब मैंने आपको पढ़ाया था कि रिसिट्स एंड पेमेंट का मतलब क्या होता है। रिसिट्स एंड पेमेंट इज अ समरी ऑफ कैश बुक, रिसिट्स एंड पेमेंट इज अ समरी ऑफ कैश बुक। तो वही रिसिट्स एंड पेमेंट में एक तरफ रिसिट लिखा जाता है, एक तरफ पेमेंट लिखा जाता है। बजट में भी वही होता है, हम समरी बनाते, डेट वाइट नहीं बनाते। हम देखेंगे सेल कितना आने वाला है, उससे परचेस कितना करेंगे, सैलरी कितना देंगे, ये पूरा इनफ्लो एंड आउटफ्लो का हम एक एस्टिमेटेड पेज पे बना ले, एक पेज पे लिख ले, उसको मैं बोल सकता हूँ ना कैश बजट। प्रोबेबल आने वाले, हुए हुए कि आने वाले, आने वाला फ्लो देख,
In this method, cash receipts from various sources and cash payment to various agencies are established. मैं इनफ्लो एंड आउटफ्लो एक पेज पे लिख लूँ, सिर्फ सिंपली ऐसे दो फॉर्मेट बना लूँ, यहाँ इनफ्लो लिख लूँ या आउटफ्लो लिख लूँ, तो ये जो बजट बन जाएगा आने वाले पीरियड का, ये बजट कौन सा बजट हो जाएगा मेरा? कैश बजट विथ विच मेथड? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट मेथड. कैश बजट विच मेथड? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट मेथड. गया क्या बॉडी के अंदर? गया क्या बॉडी के अंदर? आया ना? Delay in cash receipts and lag in payment are taken into account for making the estimate. Since this method is based on the concept of cash accounting, here accrual and adjustment obviously cannot find place in the preparation of the cash budget. The opening balance of cash of a period and estimated cash receipts are added, and this total estimated cash payment are deducted out of the closing. ठीक है, इसका क्या बोलना है? ओपनिंग बैलेंस लो, उसमें सारे इनफ्लोज ऐड करो, आउटफ्लोज माइनस करो, तो आपको क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा. फिर इस पीरियड का क्लोजिंग, अगले पीरियड का ओपनिंग, ऐसा ध्यान में रखते हुए बनेगा. सिंपल है. कैश रिसीट्स एंड पेमेंट मेजरली हर कोई यही मेथड यूज़ करता है, मेजरली हर कोई यही मेथड यूज़ करता है. बट उसके अलावा और भी मेथड है. एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड. अगला मेथड का नाम क्या है? एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये मेथड भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ. एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस मेथड एक बार पढ़ो, कुछ आप ही बताना कहाँ पढ़ाया, एक बार पढ़ो तो आप ही बताना बाद में मैंने कहाँ पढ़ाया. ठीक है. इन दिस मेथड ओपनिंग बैलेंस इज एडजस्टेड विथ एंटिसिपेटेड इंक्रीज और डिक्रीज इन करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, डेप्रिसिएशन, स्पेशल रिसीट्स इन द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर टैक्सेशन एंड अप्रोप्रिएशन. कहाँ पढ़ाया मैंने? सुना सुना लग रहा है क्या? ये जो येलो कलर से हाईलाइट किया मैंने, कहाँ कहाँ? कैश फ्लो स्टेटमेंट में पढ़ाया, मैं मानता. कैश फ्लो स्टेटमेंट में कौन सा टॉपिक था? कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये जो था, कैश फ्लो स्टेटमेंट में कौन से टॉपिक के हेड के अंदर पढ़ा था हमने ये? डोंट यू थिंक दिस इज कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर में मैंने आपको दो मेथड पढ़ाई थी, जिसमें एक मेथड थी हमारी इनडायरेक्ट मेथड. देख क्या बोल रहा है, हम क्या करते हैं? ऐड या लेस करते हैं. इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, स्पेशल रिसिट्स, स्पेशल रिसिट्स मतलब जो भी पैसा आया, एंड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर टैक्सेशन एंड अप्रोप्रिएशन. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड अप्रोप्रिएशन को बेस बनाते हैं और उसमें हम सारा प्लस माइनस करते हैं. इनडायरेक्ट मेथड था ये. कौन सा मेथड था ये? इनडायरेक्ट मेथड. अगर मैं सिंपल भाषा में कंक्लूड करूँ तो मैं रिसिट्स एंड पेमेंट को डायरेक्ट मेथड बोलूँ और एडजस्टमेंट को इनडायरेक्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कैश बजट बोलूँ तो चलेगा क्या? रिसिट्स एंड पेमेंट इज अ डायरेक्ट मेथड ना, जहाँ पे हम इनफ्लो एंड आउटफ्लो लिखते हैं एक पेज पे, प्लस माइनस कर लो उसको, तो वो हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड. और एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस मेथड मतलब इनडायरेक्ट मेथड ना, जहाँ नेट प्रॉफिट को बेस बना, रिवर्स कैलकुलेशन कर. समझे क्या? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी को इज्जत देते हुए करेंगे. तो आपके कोर्स में ना याला मेथड का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नहीं पूछता वो. क्यों? क्योंकि इस पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पूछना है तो वो कहाँ पूछ लेगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट में. कहाँ पूछ लेगा वो? कैश फ्लो स्टेटमेंट पिछले पीरियड का बनाओ या आने वाले पीरियड का बनाओ, तरीका तो सेम ही है. आने वाले पीरियड के फिगर्स जो रहेंगे वो एस्टिमेटेड रहेंगे, पिछले पीरियड के फिगर्स रहेंगे जो एक्चुअल रहेंगे. तो यहाँ बनाना तो पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट ही है आपको. हाँ या ना? समझाए तो थम्स अप दे, समझाए तो थम्स अप दे. आगे बढ़ू यहाँ से, आगे बढ़ू यहाँ से. थर्ड नहीं, द वाइटल पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द रिसीट्स एंड पेमेंट इज एडजस्टेड टू प्रॉफिट फ्रॉम द वो ये वो चेंजेस इन कैपिटल वगैरह, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल वगैरह एडजस्ट करके निकलता है. नाउ थर्ड मेथड इज बैलेंस शीट मेथड. ये थोड़ा सा अटपटा मेथड लगेगा आपको, अजीब सा मेथड लगेगा, बट दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ मेथड विच यू कैन यूज. बैलेंस शीट मेथड के अंदर में क्या बोलता है? पढ़ के समझ में आने वाली चीज़ है. बैलेंस शीट मेथड ये सबसे वाहियात मेथड लगता है मुझे तो. ठीक है. अंडर दिस मेथड प्रिपेयरिंग द कैश बजट इज अ forecast balance sheet is prepared. Forecast balance sheet is prepared as the end of the budgeted period with all the items of assets and liabilities. देख क्या लिखा हुआ है? with all. ढंग से पढ़ क्या लिखा हुआ है? with all the items of assets and liabilities except cash balance. क्या करेंगे? इसका बोलने का मतलब क्या है? याले मेथड में क्या कर रहे हैं भाऊ? कहाँ गया? हाँ, याले मेथड के अंदर में क्या कर, तू सारी बैलेंस शीट बना. जैसा ये बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट है, ये वाला साइड लाइबिलिटी साइड है, ये वाला साइड एसेट साइड है. ऊपर नीचे बनती ना बैलेंस शीट. इसमें तो सारे एसेट लाइबिलिटीज लिख ले, ऑल लाइबिलिटीज, जितनी भी लाइबिलिटीज है यहाँ लिख ले, ऑल एसेट्स
जितने भी एसेट्स हो सकते हैं। देख एसेट पे हर साल कितना डिप्रिसिएशन चार्ज करना है वो पता होता है हमको, डेटर्स हम एवरेज कितना मेंटेन करते हैं ये हमको पता होता है, स्टॉक हम कितना मेंटेन करते हैं हमको पता होता है, इन्वेस्टमेंट हमारी क्या है कैसी है हमको पता होता है, कैपिटल हमारा क्या क्या है, कब कब रीपे करना है, डिबेंचर्स का ड्यू डेट कब आने वाला है, लोन कब रीपे करना है, इंटरेस्ट कब पे, ये सब पता होता है ना हमको। ये सब पहले से पता होना है ना। लाइबिलिटी साइड स्पेशली बोल रहा हूँ मैं, कैपिटल कितना है, कैपिटल तो वाइंडिंग अप पे रीपे होगा, प्रेफरेंस शेयर्स कब रीपे होंगे, डिबेंचर्स कब रीपे होंगे, लॉन्ग टर्म लोन्स कब रीपे होंगे, करंट लाइबिलिटी हम कितना मेंटेन करते हैं। तो आपको नहीं लगता यहाँ पे मैं कैपिटल, लोन, करंट लाइबिलिटी मेंटेन कर सकता हूँ, यहाँ पे फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट में यहाँ मेंटेन करूँगा, एक्सेप्ट करंट एसेट क्या, एक्सेप्ट कैश। ये सारी चीज़ें आप लिख लो एस्टिमेटेड बेसिस पे, फ्यूचर के आने वाले जितने प्लान्स आपको बनाने उतने इसके लिख लो। उतने लिख लेने के बाद, उतने लिख लेने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा, इसमें बैलेंसिंग फिगर क्योंकि कैश छोड़ दिया आपने, तो कैश को क्या ले लो बोल रहा है वो बैलेंसिंग फिगर, कैश को क्या ले लो बोल रहा है वो बैलेंसिंग फिगर। तो जो भी आप कैश को बैलेंसिंग फिगर लोगे वो क्या हो जाएगा आपका, रिक्वायर्ड कैशमेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएगा उससे क्या पता चल जाएगा कि आपको कैश कितना रिक्विजिट है, आपको कैश कितना रिक्विजिट है। क्लियर है क्या यहाँ तक, उसका कैश कितना रिक्वायर्ड है ईयर एंड पे, ये हमको यहाँ से पता चल जाएगा, ये हमको यहाँ पे पता चल जाएगा। अब चाहो तो आप ये मंथली बना लो, ये चाहो तो आप डेली बना लो, चाहो तो मंथली बना लो, चाहो तो ईयरली बना लो। बट ये वाला मेथड अप्रोप्रिएट तभी चे, ये वाला मेथड विल बी मोर अप्रोप्रिएट फॉर अ लॉन्गर पीरियड, लंबे पीरियड के लिए। अगर 20-20 साल 10-10 साल का कैश फ्लो बनाना है आपको कि 10 साल में आने वाले 10 साल में हमको कितना पैसा लगेगा, तब ये मेथड काम आता है। शॉर्टर पीरियड में ये मेथड बहुत ज़्यादा एडवाइजेबल नहीं है। शॉर्टर पीरियड में आइदर यू शुड गो विद रिसिप्ट्स एंड पेमेंट मेथड और यू शुड गो विद एडजस्टेड पी एंड एल मेथड। या तो आप रिसिप्ट्स एंड पेमेंट मेथड से चले जाओ, या आप कौन से मेथड से चले जाओ, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस मेथड। कौन से मेथड से चले जाओ, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस मेथड। गया क्या बॉडी के अंदर, बोल हाँ या ना, गया क्या बॉडी के अंदर, तीनों मेथड का डिफरेंस गया क्या बॉडी में। यहाँ पे वही लिखा हुआ है उसका, बैलेंस वाइल अराइजिंग द बैलेंसिंग फिगर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू साइड ऑफ द बैलेंस एक्सीड्स the magnitude of two sides of the balance sheet exceeds cash balance, determining whether the bank should be debit or credit। अगर डेबिट बैलेंस है तो अपने पास अवेलेबल रहेगा, क्रेडिट बैलेंस है तो पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से 3 मेथड से बनता है। अब मेजरली आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो कौन से मेथड पे रहने वाले हैं, डायरेक्ट मेथड पे, क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड वो कहाँ पूछने वाला है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में। और बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन आप लोगों को पूछे उसके चांसेस 0 to 0 है। बैलेंस शीट वाले क्वेश्चंस क्या है, अल्टीमेटली प्लस माइनस करके बैलेंसिंग फिगर ही निकालना है ना। लाइबिलिटी साइड में लिखो, एसेट साइड में लिखो, उसमें पर ये ध्यान रखना पड़ता है नीचे इन्फॉर्मेशन दी रहती है, जिस साल में लोन का रिपेमेंट हो रहा है उस साल में लोन का बैलेंस कम रखेंगे, जिस साल में कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रहा है कैपिटल का बैलेंस वगैरह बढ़ाएंगे हम, एसेट परचेस किया, डिप्रिशिएट किया वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम सारा प्लस माइनस करते रहते हैं उसमें। क्लियर है। रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, रिप्लेसमेंट का टाइम आता है तो एसेट को भी नया एसेट खरीदना पड़ता है जिसके लिए पैसा लगता है वगैरह वगैरह, तो वो है बैलेंस शीट मेथड होगी। वो कौन सी मेथड होगी, बैलेंस शीट। नाउ लेट्स सी, एक ही प्रॉब्लम दिया हुआ है, कौन सा, एक ही प्रॉब्लम दिया हुआ है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड। और मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है जब हम कैश बजट बोलते हैं तो सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी आता है। जितना आपका इनफ्लो आउटफ्लो है सबको यहाँ इज्जत देनी है, जितना आपका इनफ्लो एंड आउटफ्लो है सबको आपको यहाँ पर इज्जत देनी होती है वाइल प्रिपेयरिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक बार पढ़ो क्या दिया हुआ है, प्रिपेयर, बोल बेटा क्या लिखा हुआ है, प्रिपेयर अ कैश बजट। क्या बनाने बोल रहा है आपको, कैश बजट फॉर द मंथ ऑफ मई जून जुलाई। एक मिनट, आपको बनाना कौन से मंथ का है, मई जून जुलाई। अब मेरे को बताओ मार्च अप्रैल और अगस्त क्यों दिए हुए। अब ये सवाल आपके दिल में आना नहीं चाहिए। आपने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था ना प्रोडक्शन बजट का, तो कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन काम आती है ना, कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन काम आती है ना। हो सकता है ये जो आपने माल बेचा है, जो माल बेचा है उसका कुछ कलेक्शन हुआ होगा ना बाद में, हो सकता है ना ये जो माल बेच रहे हो उसका कुछ परसेंटेज का कलेक्शन, आप क्रेडिट पीरियड दे रहे होंगे ना जिनको माल बेचा है, तो जिनको माल मार्च में बेचा है तो पैसा मार्च में देंगे कि आने वाले पीरियड में दे सकते हैं। तो उन्होंने आने वाले पीरियड में पैसा दिया है तो आने वाले पीरियड में कब इन्फ्लो आया वो पता होने के लिए पुराने 2 महीने का रिकॉर्ड उन्होंने दे रखा है, पुराने 2 महीने का रिकॉर्ड उन्होंने दे रखा है। तो वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर आपको बनाना है। जैसा एग्जाम पढ़ो ना, कैश बैलेंस ऑन 1 May 2017 इज 8000। चलो ये बात अच्छी है कि ओपनिंग बैलेंस ये वाली तारीख का दिया हुआ है,
प्लांट कास्टिंग 16,000 इज डिलीवर्ड इन जुलाई, जुलाई में एक प्लांट डिलीवर हुआ, पेएबल 10% ऑन डिलीवरी एंड द बैलेंस आफ्टर 3 मंथ। तो आपको नहीं लगता 16,000 का प्लांट है तो अभी आउटफ्लो आपको पूरा 16,000 होगा कि 16,000 का 10% होगा? अभी आपका आउटफ्लो पूरा 16,000 होगा कि 16,000 का 10% होगा? सिर्फ 1,600 होगा। और बचा हुआ जो बैलेंस है, बचा हुआ बैलेंस जो 14,400 के आसपास है, वो 3 महीने बाद। अब हम सिर्फ जुलाई तक बना रहे हैं। अगर मैंने 3 महीने बाद का स्टेटमेंट बनाया रहता तो ये याद रखना पड़ता कि 3 महीने बाद 14,400 पे करना है। 3 महीने बाद 14,400 कैश फ्लो स्टेटमेंट से आउटफ्लो करके माइनस करना है, कैश फ्लो यानी कैश बजट से आउटफ्लो करके माइनस करना है। गया क्या बॉडी के अंदर? 3 महीने बाद, आफ्टर, यहाँ लिखा है ना आफ्टर 3 मंथ्स, बट हमने 3 महीने बाद का बनाना नहीं है, हमने सिर्फ जुलाई तक का ही बनाना है। एडवांस टैक्स ऑफ ₹8,000 पेएबल इन मार्च एंड जून। आपको एडवांस टैक्स कब कब पे करना है? मार्च में एक पे करना है, हम इसका स्टेटमेंट नहीं बना रहे, बट जून में भी तो पे करना है ना, तो जून में एक एडवांस टैक्स का पेमेंट आएगा। पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड टू द सप्लायर 2 मंथ। सप्लायर्स, अगर सप्लायर को हमने क्रेडिट पीरियड कितने महीने का दे रखा है? 2 महीने का। इसका मतलब क्या हुआ? सप्लायर्स को पैसा हम अभी देते, यानी इस महीने जो पैसा दूंगा वो इस महीने का पैसा दूंगा कि 2 महीने पुराना पैसा दूंगा? मई में जो पैसा दूंगा वो सप्लायर को इस महीने का नहीं, हम 2 महीने पुराना वाला देंगे। अगर मैं मई में आउटफ्लो की बात करूं, मैंने मई में सप्लायर्स को यानी क्रेडिट परचेजेस का कितना पैसा वापस किया होगा? सप्लायर को कितना पैसा दिया होगा? डोंट यू थिंक हमने मई में सप्लायर्स को 36,000 रुपये दिए होंगे? मई में सप्लायर को हमने 36,000, तो मई का आउटफ्लो 33,000 है कि 36,000 है? मई का आउटफ्लो 33,000 होगा कि 36,000 होगा? 36। ये गया क्या बॉडी के अंदर? कैसा दिमाग लगाना पड़ता है। सेम, कस्टमर्स को हमने 1 महीने का क्रेडिट पीरियड दे रखा है, तो मई महीने में कलेक्शन कितना होने वाला है? 60, 62 और 64। मई मंथ में कलेक्शन कितना होने वाला है? 60, 62 और 64। 1 महीने का क्रेडिट पीरियड है। आपको नहीं लगता मई महीने में हम कलेक्शन करेंगे 62,000 का? आई होप आपको समझ में आया, आई होप आपको समझ में आया। हाँ या ना में जवाब दे, यस और नो में जवाब दे। कैसा कैलकुलेशन किया जाता है, कैसे कैलकुलेशन किया जाता है? ऐसा इनफ्लो एंड आउटफ्लो का कैलकुलेशन करके तू एक चार्ट, एक स्टेटमेंट बना ले, एंड दैट स्टेटमेंट विल बी टर्म्ड एज कैश बजट। दैट स्टेटमेंट विल बी टर्म्ड एज कैश बजट। फॉर्मूला सिंपल है, देख बेटा बात समझ, फॉर्मूला सिंपल है। फॉर्मूला अगर लगाना है सिंपल है। देख फॉर्मूले में क्या आता है? सबसे पहले आएगा तेरा ओपनिंग बैलेंस। सबसे पहले क्या आएगा तेरा? ओपनिंग बैलेंस। एक मिनट, ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद में कैश रिसीट्स, जिसको आप इनफ्लो भी बोल सकते हो। ओपनिंग बैलेंस हो गया, कैश रिसीट्स। कैश रिसीट्स को आप क्या बोल सकते रे बच्चा? कैश रिसीट्स को आप क्या बोल सकते हो? इनफ्लो। और थोड़ी 2 4 5 लाइन छोड़ के आप क्या बोल सकते हो? कैश पेमेंट। कैश पेमेंट क्या हो सकता है आपके लिए? आउटफ्लो। और एक एक मिनट, ओपनिंग प्लस इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। आपको ना लगता है इससे आपको क्या मिल जाएगा? क्लोजिंग। फार्मूला सिंपल है ना, तो फार्मूला। और इस पीरियड का क्लोजिंग, अगले पीरियड का ओपनिंग, बॉडी के अंदर गया। इस पीरियड का क्लोजिंग, अगले पीरियड का ओपनिंग, बोल हाँ या ना। ये पीरियड का क्लोजिंग, अगले पीरियड का ओपनिंग, ये पीरियड का क्लोजिंग, अगले पीरियड का ओपनिंग। तो अब ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तेरे को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। फॉर्मूला सिंपल है, ओपनिंग प्लस रिसीव्स माइनस पेमेंट इज क्लोजिंग। ओपनिंग प्लस रिसीव्स माइनस पेमेंट इज इक्वल्स टू क्लोजिंग। चल मैं शुरू करूँ, मदद करोगे मेरी फटाफट? ऐसे क्वेश्चन में रादर देन रीडिंग टेबल तेरे को 3 महीने का स्टेटमेंट बनाना है। स्टार्ट रीडिंग एडजस्टमेंट, स्टार्ट रीडिंग एडजस्टमेंट। जैसा पहला दिया हुआ है, कैश बैलेंस ऑन फर्स्ट में 2017 इज 8,000। डोंट यू थिंक दैट इज योर ओपनिंग बैलेंस ऑफ फर्स्ट में? 8,000 रुपये ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। चल स्टार्टिंग पॉइंट तो कम से कम मिल गया, स्टार्टिंग पॉइंट तो कम से कम मिल गया। मेजरली स्टार्टिंग पॉइंट दिया होता है, नहीं दिया होगा तो कैलकुलेट करने बोलेगा, परसेंटेज दे देगा कि पिछले साल के सेल का इतना परसेंटेज बच गया वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ दे सकता है, तो वो देख लेना स्टार्टिंग पॉइंट। अगला क्या है उसके बाद में? प्लान कॉस्टिंग 16,000। अब एक एक करके इसके इफेक्ट दे दूंगा तो कैश बजट बन जाएगा। एक एक करके इन सारे ट्रांजैक्शंस के इफेक्ट दे दूंगा तो कैश बजट बन जाएगा। जैसा प्लान कॉस्टिंग 16,000 इज ड्यू फॉर डिलीवरी इन जुलाई, पेएबल 10% ऑन डिलीवरी। 10% डिलीवरी में देना है और बैलेंस 3 महीने बाद। तो आपको नहीं लगता प्लांट का 10% का पेमेंट यहाँ से होने वाला है? प्लांट का 10% का पेमेंट यहाँ से होगा, बोल यस और नो। प्लांट का कितना पैसा आप देने वाले हो यहाँ पे? प्लांट का बोल, प्लांट का 10% का पेमेंट होएगा। 16,000 का 10% निकाल पट से, कितना होता है? 16,000 का 10% लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। 16,000 का 10% निकाल, 16,000 का 10%, 1,600 का पेमेंट मैंने यहाँ कर देना, 1,600 का पेमेंट कर देना, यस और नो?
और बचा हुआ जो पेमेंट है 14,400 का, वो कब करना है? जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अगर मैं अक्टूबर महीने का बनाता ना तो यहाँ 14,400 रुपये लिखा रहता। अक्टूबर महीने का अगर मैं बनाते रहता तो मैंने यहाँ 14,400 लिखा रहता। ये समझा क्या? बॉडी के अंदर गया क्या? ये समझा क्या? अब वो बनाया नहीं है हमने। अगर होता तो देखना कभी एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो ये डाउन पेमेंट और पेमेंट दोनों होंगे तो लिखना बराबर। डाउन पेमेंट और पेमेंट अगर होंगे तो लिखना बराबर, ठीक है। ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एडवांस टैक्स ऑफ 8,000 ईच इज पेएबल इन मार्च एंड जून। तो मार्च महीना तो है नहीं, बट जून महीना है, तो आपको नहीं लगता जून महीने में एडवांस टैक्स आ जाएगा? एडवांस टैक्स है जून में कितना? 8,000 रुपये। दिस वॉज गिवन। जून में एडवांस टैक्स पे करना है हमको 8,000 रुपये। दिस वॉज गिवन, यस और नो? ये साफ साफ गिवन था। आगे बढ़ूँ यहाँ से? आगे बढ़ूँ यहाँ से? समझाए थम्स अप दे फटाफट बेटा, समझाए तो थम्स अप दे। अगला बोल। इसके बाद में नेक्स्ट क्या हो जाएगा? मार्च का बनाया नहीं इसलिए दिख नहीं रहा है, ठीक है। मार्च का स्टेटमेंट नहीं बनाया ना हमने, इस कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश बजट में मार्च का तो बनाया नहीं इसलिए दिख नहीं रहा है, ठीक है। अगला क्या है? पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर्स। सप्लायर्स को 2-2 महीने का क्रेडिट पीरियड सप्लायर्स ने अलाउ किया है, अलाउड बाय सप्लायर्स है। तो हम जो पेमेंट इस महीने करने वाले, यानी ऐसा बोलने की जगह मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ, जो मार्च महीने की पेमेंट है कब होंगी बेटा? जवाब दे। मार्च महीने का पेमेंट जाएगा मई में ना। मार्च का जो पेमेंट है, मार्च का जो पेमेंट है, मार्च का जो क्रेडिट परचेजेज है, वो मैं पे कब करूँगा? मई में। तो ध्यान रखना, पेमेंट है क्रेडिटर्स को पे करेंगे 36,000 रुपये, ये मार्च के 36, 38 और 33, ऐसा ही होगा। 36, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, ये मई में 36,000 रुपये होंगे। मई में 36,000, 38,000 और 33,000। इसमें लिखना कुछ मत, आपको खुद भी खुद याद रखना पड़ेगा। क्या कितना डिटेल में लिखोगे कि ये 2 महीने बाद का? अरे वो तो लिखा ही है ना क्वेश्चन में। एक महीने कस्टमर को एक ही महीने का पीरियड दिया है, तो कस्टमर से वसूली कौन सी करोगे? मई में 62,000 वसूल हो जाएंगे ना। पिछले महीने का पैसा इस महीने वसूल हो जाएगा, एक महीने का मतलब 62,000, 64 और 58 बराबर है। बॉडी में गया है? बॉडी में गया है? ये बॉडी में गया है, यस और नो? लिखूँ यहाँ पे? वसूली जो डेटर से पैसा लेके आओगे 62, 64 और 58 बॉडी में गया है, तो थम्स अप दे दो फटाफट। बॉडी में गया है तो थम्स अप दे दो फटाफट, यस और नो? बढ़ू आगे। अच्छा, क्रेडिटर्स के बाद में अगला क्या है? क्रेडिटर्स के बाद में ये हो गया क्रेडिटर्स। ये थोड़ा सा संभालना, ठीक है, ये थोड़ा सा संभालना। लैग इन, ये वाला अभी के लिए मैं थोड़ा सा बाजू में रख रहा हूँ, इसको मैं बाद में समझाता हूँ। लैग इन पेमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 1 मंथ, ये थोड़ा मैं बाद में समझाता हूँ, ये मैं बाद में समझाता हूँ। उसके पहले इस पे आ जाओ। ये वाला क्या लिखा हुआ है, इसको ध्यान दो। लैग इन पेमेंट ऑफ ऑफिस एंड सेलिंग, ऑफिस एंड सेलिंग, ये जो है ना ये वाला लैग इन पेमेंट ऑफ ऑफिस एंड सेलिंग। ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस में हम कब कब कितने महीने का लैग रख रहे हैं? ऑफिस एंड सेलिंग में कितने महीने का लैग है बेटा? जवाब दे, जवाब दे। ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस में 1 महीने का लैग है। 1 महीने का लैग है मतलब 1 महीना अर्ली पे कर रहे हैं कि 1 महीना लेट पे कर रहे हैं? 1 महीना अर्ली पे कर रहे हैं कि 1 महीना लेट पे कर रहे हैं? 1 महीना लेट पे कर रहे हैं। तो मई में कौन से महीने का पेमेंट होगा? मई में कौन से महीने का पेमेंट होगा? जवाब दे। मई में कौन से महीने का पेमेंट होगा? अप्रैल। मई में कौन से महीने का पेमेंट होगा? अप्रैल, यस और नो? तो मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? 1.5, 2.5 और 2, 3 महीने में ऐसे पेमेंट होंगे। ऑफिस एक्सपेंसेस की अगर मैं पेमेंट की बात करूँ, ऑफिस एक्सपेंसेस की अगर मैं पेमेंट की बात करूँ, तो 1.5, 2.5 और 2, 1.5, 2.5 और 2, 1 महीना पिछला, 1 महीना पिछला। सेम सेलिंग के लिए भी एक एक महीने का लैग है, 5, 4.5 और 3.5। 1 महीने पुराना पेमेंट करेंगे ना हम, 1 महीना पुराना पेमेंट करेंगे बेटा। समझ, हम कैश फ्लो स्टेटमेंट ये पीरियड का बना रहे हैं, मई जून जुलाई, तो एक एक महीना पुराना पे होगा ना। अब 1 महीने का लैग है तो 5,000 से शुरू होगा। ये कितना हो जाएगा? 5,000 से शुरू करते सेलिंग, 5, 4.5, 3.5, 4.5, 3.5 बॉडी के अंदर गया है तो थम्स अप दो। 5, 4.5, 3.5 बॉडी के अंदर गया है तो थम्स अप दो। जमता है यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई डाउट किसी को भी? कोई दिक्कत, कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बढ़ जाओ आगे। अगला,
अगला, मेरी मदद के बगैर लैग इन पेमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, जो ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है, यहाँ तो 1 मंथ का लैग था, यहाँ 1 मंथ का लैग था, यहाँ भी 1 मंथ का लैग था, यहाँ क्या आ गया ना बुड़बक, आधे महीने का लैग है। जरा आधे महीने का लैग जरा समझा सकता है क्या कोई? मई में कितना पेमेंट होगा ये बताओ, मई में पेमेंट कितने अमाउंट का होगा वो कैलकुलेट करके बताओ। मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे लोग मेरी मदद के बगैर कर पाते हैं, कितने बच्चे लोग मेरी मदद के बगैर आधे महीने का लैग हैंडल कर पाते हैं, हाफ मंथ लैग। सोच, एक बार सोच, फिर मैं समझा दूँ, समझाने के बाद आप बोलोगे और इतना आसान था क्या, इसलिए सोच, इसलिए आराम से सोच। हाफ मंथ लैग कैसे एडजस्ट होगा? 1 मंथ इजी रहता है, हाफ मंथ लैग कैसे एडजस्ट होगा? एक जवाब मेरे को मिला है 3,000, 3,000, मैं एक बार कैलकुलेट करूँ, 1 मिनट। तीन हजार गलत है, 3,000 गलत है। अनुष्का गुड, आपको समझ गया। मैं मई महीने का पेमेंट पूछ रहा हूँ, मई महीने का पेमेंट कितना होगा, मई महीने का पेमेंट कितना होगा? गुड अनुष्का, गुड कीर्ति, आता है, सोच के देख, आता है, जवाब अंदर से आएगा। आधे महीने का पेमेंट, आपको नहीं लगता वो आधे महीने का लैग मतलब इस महीने में जो पेमेंट होंगी, इस महीने में जो पेमेंट होंगी वो आधी पिछले महीने की पे होंगी और आधी करंट महीने की पे होंगी? समझ आराम से, आधे महीने का लैग है मतलब आधा पिछले महीने का इस महीने पे होगा और इस महीने का आधा इसी महीने पे होगा, बचा हुआ इस महीने का आधा तो अगले महीने पे होगा ना फिर। सोच, इतनी बड़ी हिंट दे दी, अभी भी कोशिश करके देख लो, 30 सेकंड है, फटाफट कोशिश करो, मैं पानी का बोतल लेके आता है जब तक। क्लास हाफ मंथ लैग मतलब, यस आ गया आ गया। आपको नहीं लगता मई मंथ में, ध्यान दे, मई के महीने में, मई के महीने में आधा हम पिछले महीने का पे करेंगे और आधा करंट महीने का पे करेंगे, इन दोनों का आधा आधा पे होगा ना मई में। अगले महीने में 4.5 और 3.5 का आधा आधा पे होगा, यस और नो बोल। अगले महीने में 3.5 और 4.5 का आधा पे होगा और अगले महीने में 3.5 और 4 का आधा पे होगा, ऐसा ही होगा ना। हाफ मंथ लैग है, पिछले महीने का आधा इस महीने पे होता है और इस महीने का आधा इस महीने पे होता है। तो इसका कैलकुलेशन कैसा करूंगे, मई का कैलकुलेशन करना है तो ऐसा करूं, मई का कैलकुलेशन, एक मिनट पहले हेड बना देते ना, क्या नाम है इसका, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस,
मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस का कैलकुलेशन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे 3000 इंटू हाफ, 3000 इंटू हाफ प्लस 4500 इंटू हाफ। यस और नो? आधे महीने का लैग। नेक्स्ट मंथ के लिए क्या हो जाएगा? 4500 इंटू हाफ और 3500 इंटू हाफ, बराबर है ना? 3500 इंटू हाफ और 4000 इंटू हाफ। हो गया, कर लो। 37 बोलो तो आंसर्स क्या क्या है? 3750, 3750, 4000 और 3750। कितने लोग? गया? बॉडी के अंदर गया है तो थम्सअप दो। हाफ मंथ का लैग, क्या बोला है क्वेश्चन में? हाफ मंथ का लैग। डन? डन? अच्छा, अगर वही 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 सुन, ध्यान से सुन, वहीं अगर 1/4 मंथ का लैग होता तो, 1/4 मंथ का लैग होता तो, ये वाले इसमें करो ना, 1/4 मंथ का लैग होता तो कैसे करते? मई का कितना आता? 1/4 मंथ का लैग होता तो मई का कितना आता? क्वेश्चन समझा ना? मैं बोल रहा हूँ 1/4 पेमेंट हम अगले महीने करते हैं। 1/4 मंथ का लैग। अमाउंट में बताओ ना बेटा, अमाउंट में। कीर्ति आपका फॉर्मूला सही है, एक बार मई का सिर्फ कैलकुलेशन बता दो तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। आपने जो वो स्टेटमेंट लिखा वो सही है। डोंट यू थिंक मई का पेमेंट जो होगा, मई, जून, जुलाई, 1/4 मंथ में मई का पेमेंट कितना हो जाएगा? मई का 3000 का, देख ध्यान से सुन, 3000 का 1/4 पेमेंट इस महीने में होगा, 3000 का 1/4 पेमेंट, और करंट मंथ का 4500 का 3/4 पेमेंट होगा ना? 4500 का 3/4 पेमेंट होगा ना? बचा हुआ 1/4 नेक्स्ट बन जाएगा। यस और नो? कितना आता है इसका कैलकुलेशन? 4125, 4125 सेम अगले महीने का 4.5 और 3.5 का कॉम्बिनेशन, 4.5 का 1/4 इस महीने और 3.5 का 3/4 इस महीने, अगले महीने 3.5 का 1/4 इस महीने और 4000 अगले महीने का, 4000 3/4। देख ले, देख ले, यहाँ पे तेरा 3/4 कलेक्ट हुआ, अगले महीने में बचा हुआ 1/4 कलेक्ट हो गया। 3.5 3/4, 3.5 1/4। अब ये 4000 का 3/4 इस महीने में कलेक्ट हुआ तो अगला हुआ 1/4 अगले महीने में जाएगा। समझा? बॉडी के अंदर गया क्या? 1/4 रहा तो भी कैसा करेंगे? समझा? थम्सअप दो रे। क्या है ना, कई बच्चे ना क्या हरकत करते, शॉर्टकट मारने की कोशिश करते। कई बच्चों ने यहाँ ना फार्मूला क्या लिख देते, वो गलत है, वो तरीका गलत है। यहाँ क्या फार्मूला लिख देते वो, 3000 प्लस 4500 का भी आधा करो तो सर वही आंसर आता। 3000 प्लस 4500 का आधा करो तो भी वही आंसर आता। तो यहाँ कर सकता क्या ऐसा? 3000 प्लस 4500 का 1/4 करेगा तो वही आंसर आएगा क्या? चल 3/4 करेगा तो क्या वही आंसर आएगा क्या? तो इसीलिए मैंने ब्रेकअप लिखा है कि पिछले महीने का आधा, करंट महीने का आधा, पिछले महीने का आधा, करंट महीने का आधा। तो बेटा टोटल ये फॉर्मूला गलत है, पहले बता रहा, बच्चे गलती करते हैं यहाँ, फिर बाद में बोलते सर एग्जाम में आपने तो ऐसा पढ़ा। अरे मैंने अलग अलग पढ़ाया, तूने जबरदस्ती अपनी कॉपी में कम लिखने के लिए जोड़ के लिखा। समझा क्या रे? छोटी मगर मोटी बातें। चल आगे बढ़ू। लैग ऑफ 1.2 ये भी हो गया, मैन्युफैक्चरिंग भी हो गया। हो गया। अब मेरे को बताओ, वेजेस के बारे में पूरे क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है क्या? वेजेस के बारे में पूरे क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है क्या? वेजेस कितना कब पे हो रहा है इसके बारे में कुछ दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ। इसका मतलब क्या है कि वेजेस पे ही नहीं हुए होंगे कि हुए होंगे? वेजेस में कोई लैग नहीं है क्योंकि इंफॉर्मेशन लैग के बारे में है, इंफॉर्मेशन लैग के बारे में। तो वेजेस करंट मंथ के करंट मंथ में पे हो रहे, करंट मंथ के वेजेस करंट मंथ में पे हो रहे। मतलब मई में जो वेजेस हमने पे किए होंगे, मई मंथ में हमने जो वेजेस पे किए होंगे वो मई के होंगे, जून के जून के होंगे, जुलाई के जुलाई के होंगे। यानी मई में हमने वेजेस पे किया होगा 10,000, जून
10, 8:30, 9:30। ये जो हमने क्या किया होगा, करंट मंथ का पे किया होगा। बॉडी में गया है तो थम्स अप दे दो, बॉडी में गया है तो थम्स अप दे दो, पूरा कैलकुलेशन। डिफिकल्ट है, मैनेजेबल है। डिफिकल्ट है, मैनेजेबल है। हमने जो मेथड फॉलो की है, कौन सी मेथड है? हमने जो मेथड फॉलो की है कौन सी है? रिसिप्ट्स पेमेंट, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस, या बैलेंस शीट? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। वी हैव फॉलोड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट मेथड। कौन सा मेथड फॉलो किया हमने? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट मेथड। अब क्या करना? बैलेंस करना बेटा, एक एक महीना बैलेंस करना। पहले मई महीना बैलेंस करना, क्योंकि जब तक मई का क्लोजिंग नहीं पता चलेगा आपको जून का ओपनिंग नहीं पता चलेगा। जब तक मई का क्लोजिंग नहीं पता चलेगा तब तक जून का ओपनिंग नहीं पता चलेगा। तो पूरे एक साथ नहीं बैलेंस होंगे, पहले मई बैलेंस होगा उसका क्लोजिंग पता चलेगा, फिर जून बैलेंस होगा उसका क्लोजिंग पता चलेगा, फिर जुलाई बैलेंस होगा उसका क्लोजिंग पता चलेगा। समझा क्या? बैलेंस करते वक्त क्या करना? ये ऊपर वाला साइड रिसिप्ट साइड है, ऊपर वाला जो साइड है ये देख ले, ये वाला जो साइड है इस वाले साइड को हम रिसिप्ट बोलते हैं। ओपनिंग बैलेंस डेटर वेटर पकड़ के ये वाला जो साइड है ये तेरा रिसिप्ट साइड हो गया। और ये वाला जो साइड है ये तेरा पेमेंट साइड है। ये वाला साइड तेरा क्या है? पेमेंट साइड। चला जा। टोटल मार 8 प्लस 62 70,000। पेमेंट की टोटल मार एक बार, पेमेंट की टोटल 36 प्लस 10 प्लस 3750 प्लस 1500 प्लस 5000 कितना हो रहा है पेमेंट की टोटल बेटा? पेमेंट की टोटल मार कितनी हो रही है? 5625। अब 70,000 अगर मैं इसको ए बोलूँ, इसको अगर मैं ए बोलूँ, इसको अगर मैं बी बोलूँ, तो मेरे को ए माइनस बी से क्लोजिंग मिल जाएगा। कितना हो जाएगा? 13,750। ये 13,750 क्या हो गया? इस पीरियड का क्लोजिंग, इस पीरियड का क्लोजिंग, अगले पीरियड का ओपनिंग, इस पीरियड का क्लोजिंग, अगले पीरियड का ओपनिंग। बोल हाँ या ना, बोल यस और नो। 13,750 प्लस 64, 13,750 प्लस 64 कितना होता है? 77,750। 77,750 हाँ या ना? सेम। ये रिसिप्ट्स हो गया। पेमेंट की टोटल मार, पेमेंट की टोटल मार 38 प्लस 8,500 प्लस 4,000 प्लस 2.5 प्लस 4.5, पेमेंट की टोटल हो गई 65। तो अगेन 77 माइनस 65 12, इस महीने का क्लोजिंग, अगले महीने का ओपनिंग, जुलाई का ओपनिंग हो गया। ये समझ रहा है ना क्या कर रहे हैं अपन? ये कैसा किया ये समझा ना? बॉडी के अंदर गया क्या रही है? ओहो सॉरी, माय मिस्टेक। ये 12 और 12 ठीक है। 12 प्लस 58, 12 प्लस 58 70, इसका टोटल कुछ आ रहा है 53। 70 माइनस 53, क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है आपका 16,900, 16,900, 16,900। खत्म, फिनिश दी एंड। ये बन गया आपका कैश बजट। छाप लो इसको फटाफट। ले लिया है स्क्रीनशॉट? हाँ या ना में जवाब दो फटाफट। डन विद द स्क्रीनशॉट?
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा कैश बजट हुआ। नाउ फाइनेंस बजट में एक बजट रहता है कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, जो एक्सपांशन के लिए यूज़ किया जाता है, मेजरली अक्वायरिंग न्यू एसेट्स एंड एवरीथिंग। पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। द बजट फंक्शंस एज अ गाइडेंस एज एन अमाउंट as to an amount of capital that may be needed for procurement of capital asset। क्या लिखा हुआ है? अमाउंट दैट मे बी नीडेड फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ कैपिटल एसेट ड्यूरिंग द बजटेड पीरियड, नया एसेट खरीदने के लिए। द बजट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द अवेलेबल प्रोडक्टिव कैपेसिटी, नया आपका प्रोडक्टिव कैपेसिटी कितना अवेलेबल है, प्रोबेबल रीअलोकेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग एसेट और पॉसिबल इंप्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन टेक्निक। इफ नेसेसरी सेपरेट बजट मे बी प्रिपेयर्ड फॉर ईच ऑफ द आइटम्स ऑफ द एसेट्स। अगर हमको एक्सपांशन करना है, सिंपल भाषा में मैं नई एक्सपांशन करना चाह रहा हूँ, नया एसेट खरीदना चाह रहा हूँ, जैसा ये एक स्टूडियो है मेरे पास, इफ वन ऑफ द टीचर से माई वाइफ वांट टू टीच एट द सेम पैरेलल टाइम पे वो पढ़ाना चाहती है, तो पढ़ाएंगी, तो उसके लिए मेरे को नया स्टूडियो बनाना पड़ेगा। तो मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा कि वो नया स्टूडियो, इसकी कैपेसिटी चेक करूंगा। जैसा मेरी क्लास जो दिन में चलती है, मेरी क्लास दिन में 8 घंटा चलती है, बट माई वाइफ वॉन्ट्स टू टीच फॉर 2 आवर्स ओनली, तो 2 घंटा तो स्टूडियो खाली हो सकता है ना। ये जो मेरा स्केड्यूलिंग है उसको मैं ऊपर नीचे करके 2 घंटे का स्केड्यूल मैं उसको दे सकता हूँ। अरे बाबा, ये स्टूडियो की कैपेसिटी दिन में अगर मैं बात करूँ, बच्चे लोग आर विलिंगली टू स्टडी फ्रॉम मॉर्निंग 5 टू इवनिंग 10, एग्जाम्पल के तौर पे मॉर्निंग 5 बजे से लेके शाम के 10, रात के 10 बजे तक अगर बच्चा लोग पढ़ने को तैयार है, तो आपको नहीं लगता मोटा मोटी ये स्टूडियो की कैपेसिटी जो है वो 15 घंटे है? 15 में से अगर 8 ही घंटे मैंने ऑक्यूपाई किया, तो बचा हुआ जो 7 घंटे का टाइम है, शी कैन टीच, यस और नो? तो पहले वो चेक कर ले, नहीं है तो फिर तू प्लान कर कि तेरे को एलोकेशन करना है, अपग्रेडेशन करना है, जो भी जैसा भी करना है, तो उसके लिए क्या क्या अवेलेबल खर्चे करने पड़ेंगे वो बना ले। दैट इज़ योर कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, दैट इज़ योर कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। आई होप आपको समझ में आया। ये बजट हो सकता है नई चीज़, नई टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने के, नहीं, नया अक्वायर करने के लिए, अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए हो सकता है, अपग्रेडेशन या इंप्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए हो सकता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए बना सकते हैं आप, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है विथ रिलेटेड टू ये एक्सपांशन, उसके लिए आप कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट बनाते हो। गया बॉडी में? एक्सपांशन ध्यान रखना, आपको समझेगा, एक्सपांशन के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। नाउ व्हाट इज फाइनल एंड मास्टर बजट? What is final and master? Capacity budget we are going to learn tomorrow. Now let's understand final and master budget. Final and master budget मतलब क्या होता है? It is a summary. सिंपल भाषा में बोलूँ तो जितने भी आपने बजट बनाए, छोटे छोटे जितने भी बजट, अभी क्या क्या बना लिया आपने? सेल बना लिया, प्रोडक्शन बना लिया, प्रोडक्शन कॉस्ट बना लिया। देख, प्रोडक्शन बजट अलग होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट अलग होता है। प्रोडक्शन बजट यूनिट्स में रहता है, प्रोडक्शन कॉस्ट रुपीज में रहता है। ठीक है, प्रोडक्शन देखो आपने क्या क्या बना लिया, सेल्स बना लिया, सेल्स बना लिया, प्रोडक्शन यूनिट बना लिया, प्रोडक्शन कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू मटेरियल, लेबर एंड इवन ओवरहेड्स बजट बना लिया, कैश बजट बना लिया। अब इस सब का समरी अगर आप एक पेज पे लिख देते हो, इस सब का समरी आप शॉर्ट में लिख देते हो, तो वो बजट को कौन सा बजट बोलेंगे हम? मास्टर बजट। वो बजट को कौन सा बजट बोलेंगे? मास्टर बजट। मास्टर बजट अब कैसा बनाऊं मैं? मास्टर बजट का फॉर्मेट कैसा रहेगा? 2 मिनट समझो। What will be the format for master budget? What will be the format for master budget? सिंपल है। मेरे को एक चीज बता, तेरे ऑर्गेनाइजेशन के सेल, तेरे ऑर्गेनाइजेशन के परचेज, तेरे ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट, तेरे ऑर्गेनाइजेशन की इनकम, अदर इनकम, तेरे ऑर्गेनाइजेशन के अदर एक्सपेंस, तेरे ऑर्गेनाइजेशन के एसेट, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, तेरे ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स, तेरे ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग, ये सारी चीजें कहाँ से पता चलती थी? ये सारी चीज़ें कहाँ से पता चलती है? तेरे खर्चे कितने हैं, तेरी इनकम कितनी है, तेरा एसेट्स कितने हैं, तेरी लाइबिलिटीज कितने हैं, तेरे प्रॉफिट कितना है, तेरा इनकम, ये सारी चीज़ें कहाँ से पता चलती है? एक स्टेटमेंट बनता है ये सारी चीज़ों के लिए। कौन सा स्टेटमेंट रहता है? डोंट यू थिंक इस सब को बनाने के लिए एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है? दैट इज नथिंग बट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट भी बोल सकते हैं आप उसको सिंपल भाषा में। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से सारे खर्चे, सारी इनकम पता चलती है, बैलेंस शीट से सारे एसेट्स एंड सारी लाइबिलिटी पता चलती है। तो आपको नहीं लगता अगर मैंने प्रोजेक्टेड मतलब फ्यूचर की बैलेंस शीट और P&L बना लिया तो दैट विल बी द मास्टर बजट? जितने भी खर्चे है उसको खर्चों की साइड में लिख के, जितने भी बजटेड इनकम है उसको इनकम के साइड में लिखते हुए, जितने भी कैश फ्लोज है उसको बराबर एसेट्स में लिखते हुए, एसेट्स को एसेट्स में, लाइबिलिटीज को तो वो जो बन जाएगा वो मेरा क्या रहेगा? प्रोजेक्टेड, बीता हुआ नहीं, आने वाला। वो क्या बन गया मेरा? वो क्या बन गया मेरा? मास्टर बजट। वो क्या बन गया मेरा? मास्टर बजट। तो पूरा फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर हमारे मास्टर बजट में आ सकता है। पहले तू तेरे पूरे इंडिविजुअल सेल निकाल ले, इंडिविजुअल प्रोडक्शन की कॉस्ट निकाल ले, इंडिविजुअल ओवरहेड्स की कॉस्ट निकाल ले, इंडिविजुअल कैश बजट बना ले,
फिर उसको यहाँ पे लाकर समरी लिख ले, तो वो क्या बन गया तेरा मास्टर बजट, वो क्या बन गया तेरा मास्टर बजट। आई होप आपके बॉडी में गया मास्टर बजट मतलब क्या, आई होप आपके बॉडी में गया मास्टर बजट मतलब क्या, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। मास्टर बजट इज द समरी ऑफ बजटेड स्केड्यूल इन द कैप्सूल फ्रॉम मेड ऑफ अ पर्पज ऑफ प्रेजेंटिंग द वन रिपोर्ट ऑफ हाईलाइटिंग द बजट फोरकास्ट। एक सिंगल रिपोर्ट बनाना है, एक सिंगल रिपोर्ट बनाना है, ठीक है। सिंगल रिपोर्ट जो बन सकती है उसका फॉर्मेट की अगर हम बात करें, वो ये घुमा घुमा के 10 समरी ऑफ द बजट। हाँ, द बजट may take the form of profit and loss and balance sheet to budgeted cash flow at the end of budgeted period। यहाँ क्या क्या बोल रहा है वो, आप प्रॉफिट एंड लॉस बना लो, बैलेंस शीट बना लो, बट प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट से कैश फ्लो का डिटेल पता नहीं चलता, तो साथ साथ में आपने क्या बना लेना, कैश फ्लो स्टेटमेंट। वहाँ भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनता था ना। ये तीन चीज़ें आने वाले फोरकास्टेड पीरियड के लिए बना लो, तो उस बजट को हम कौन सा बजट बोल सकते हैं, मास्टर बजट। उस बजट को कौन सा बजट बोल सकते हैं, मास्टर बजट। डन। द मास्टर बजट इज प्रिपेयर्ड बाय द बजटिंग कमेटी ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस वगैरह जो उन लोगों ने दिया है, मटेरियल लेबर कॉस्ट के खर्चे वर्चे बुक करके, यानी वो अब आप चाहो तो डिटेल में, चाहो तो एक एक डिटेल में लिख लो, चाहो तो समरी, चाहो तो समरी में भी हो सकता है ना, प्रोडक्शन कॉस्ट लिख दो। बट अगर तेरे को प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल कॉस्ट कितना है, लेबर कॉस्ट कितना है, ओवरहेड कॉस्ट कितना है, डिटेल में चाहिए, तो समरी में भी हल्की सी डिटेल जा सकती है। समरी वो सब लिखा हुआ है, एक बार बस पढ़ लेना इसको, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मास्टर बजट का मीनिंग आई होप आप सबको समझ में आया, मास्टर बजट का मतलब आप सबको समझ में आया। तो क्लास अभी हमने जो बजट्स पढ़े, अभी जो हमने बजट्स पढ़े, देखो क्या क्या हो गए हमारे, हमने क्या क्या पढ़ लिया। वी हैव कंप्लीटेड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन वाइज। फंक्शन वाइज एक्चुअली मेन समरी ऑफ बजट फंक्शन वाइज ही रहता है, जहाँ पे आप सेल, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कॉस्ट, ओवरहेड और फाइनेंस बजट निकालते हो। उसके बाद में इन सबको आप समराइज कर लेते हो समरी मास्टर बजट में, जो आपका ट्रेडिंग P&L बनता है। अब लास्ट रहेगी आपका कैपेसिटी वाइज, कि भाई आपका कैपेसिटी कितना यूटिलाइज होगा और कितना बजट आएगा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चंस बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कैपेसिटी वाइज में। काय में बोल रहा हूँ मैं, कैपेसिटी वाइज में। फिक्स बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट कुछ नहीं है, मैं आपको कल पढ़ा दूंगा, आपको जब पढ़ाऊंगा तब एक बार आपको फिक्स बजट ढंग से समझा तो फ्लेक्सिबल बजट आप खुद ब खुद बना सकते हो, फ्लेक्सिबल बजट आपको खुद ब खुद समझ में आएगा। बट दिस वी आर गोइंग टू लर्न इन द नेक्स्ट क्लास। कैपेसिटी वाइज जो बजटिंग है वो हम कल पढ़ेंगे, वो हम कल पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आया, समझ में आया अब तक के तो थम्स अप दो। डिफिकल्ट है क्या कॉस्टिंग पार्ट, कॉस्टिंग पार्ट डिफिकल्ट है क्या सर? ये तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से आसान है ना, जो हमने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ा उससे आसान है। ये पहले क्यों नहीं पढ़ाया सर? ये मैंने अगर ये पहले पढ़ाया रहता ना तो आपने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ऑप्शन में छोड़ दिया रहता। बच्चे ये गलती करते हैं, पहले ये पढ़ लेते हैं, फिर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग डिफिकल्ट लगता है, बोलते हैं मैं 40 मार्क में पास हो जाऊंगा, नहीं होते। इस पे वेटेज 40 मार्क का है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में 60 मार्क का वेटेज है, तो उल्टी हरकत मत करना। क्लियर है क्या सभी को? क्लियर है क्या सभी को? बोल हाँ या ना, यस और नो। यस सर। चलो आज यहीं रुकते हैं हम, टुडे विल स्टॉप हियर ओनली, आज यहीं रुकते हैं, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।